हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटे विद्युत धारा कर रहे थे। विद्युत धारा से संबंधित कुछ वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं। आपने वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे। नहीं देखे तो बेटे वीडियो पूरे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल फी डाइव है, फी डाइव पे जाइए, बेल आइकन बटन दबाइए बेटे, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आप समय पर उसको देख पाएँ। आज अपने पास जो टॉपिक है बेटे वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए बेटे, जो भी इलेक्ट्रिक परिपथ हैं, विद्युत परिपथ जो होते हैं, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए एक अपने को स्रोत की आवश्यकता होती है। और स्रोत क्या करता है? धारा प्रवाह के लिए कार्य करता है। तो स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य को अपने क्या कहते हैं बेटे? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा, विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत वाहक बल का स्रोत जो है बेटा, विद्युत परिपथ में क्या करता है? धारा प्रवाहित करता है। तो धारा प्रवाह के लिए उसको क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और ये जो कार्य है, इसी कार्य को अपने क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं बेटा। अब अपने क्या करना है? अपने को इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लेके आना है बेटा। अपने गणितीय सूत्र इसका प्राप्त करना चाहते हैं। गणितीय सूत्र प्राप्त करने के लिए अपने मान लेते हैं, माना एक चालक का प्रतिरोध R है, R ओम है या R है। इसके सिरों के मध्य V विभवांतर लगाने पर इसमें I प्रबलता की धारा T समय तक प्रवाहित होती है। T समय तक प्रवाहित होती है। I प्रबलता की धारा T समय तक प्रवाहित होती है। अपने पास एक चालक है बेटा, उस चालक का प्रतिरोध अपने पास कितना है? R ओम है बेटे। और इसके सिरों पर अपने क्या करते हैं? V विभवांतर लगाते हैं। जब इसके सिरों पर V विभवांतर लगाते हैं तो इसमें I प्रबलता की धारा बहती है। और वो कितने समय तक बहती है? T समय तक। अपने पास एक चालक, उस चालक का प्रतिरोध बेटे R, ये R ओम का एक चालक है AB, इसका रेजिस्टेंस R है बेटा। इसके सिरों के मध्य अपने V विभवांतर लगाते हैं तो इसमें I प्रबलता की धारा T समय तक प्रवाहित होती है। तो चालक में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? चालक में प्रवाहित आवेश अपने पास आ जाएगा बेटा Q = IT। Q = अपने पास क्या आ जाएगा? IT। यानी अपने पास इस चालक में T समय में जो आवेश प्रवाहित होगा वो आवेश अपने पास कितना होगा? IT के बराबर होगा। अब ये स्रोत क्या करता है? स्रोत इस आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करता है। तो स्रोत को इस आवेश प्रवाह में किया गया कार्य, स्रोत द्वारा इस आवेश प्रवाह में किया गया कार्य, आवेश Q को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य अपने पास आ जाएगा बेटा W = देखिए, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है बेटा। Q आवेश को कर रहे हैं तो आवेश इंटू क्या आ जाएगा? विभवांतर आ जाएगा। या विभवांतर इंटू अपने पास क्या आ गया बेटे? आवेश आ गया। ये समीकरण नंबर 1, इसको अपने 2 नंबर दे देते हैं।
तो W इज इक्वल टू अपने पास आ गया V क्यू, विभवांतर गुणा आवेश आ गया। अब अपने क्या करते हैं, 1 नंबर से इसमें मान रख देते हैं, समीकरण 1 से इसमें क्या करें, मान रख दें बेटा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V इंटू आई टी, V इंटू अपने पास क्या आ गया, आई टी। तो एक तो अपने पास क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला ये आ गया, W इज इक्वल टू वी आई टी, ये विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। दूसरा बेटा ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से अपने जानते हैं बेटा, ओम के नियम से V इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है बेटे, आई आर होता है। V इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, आई आर। ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो समीकरण 3 से अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, W इज इक्वल टू V की जगह अपने आई आर लिखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये अपने पास एक फॉर्मूला ये आ गया बेटा विद्युत ऊर्जा का, W इज इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी आ गया। अब अपने पास क्या है बेटे, ओम के नियम में ही अगर अपने I का मान निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू अपने पास क्या है, V अपॉन R, क्योंकि I इज इक्वल टू अपने पास है V अपॉन R, ये मान इसमें रख दें किसका, I का। तो समीकरण 3 से अपने पास आ जाएगा बेटा W इज इक्वल टू I का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा V स्क्वायर टी अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा R। ये अपने पास आ गए समीकरण नंबर 5। ये अपने पास क्या आ गए, 3 फॉर्मूले आ गए बेटा विद्युत ऊर्जा के। 3 फॉर्मूले क्या क्या आ गए बेटे अपने पास, एक अपने पास आ गया W इज इक्वल टू वी आई टी, एक अपने पास आ गया बेटे W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक अपने पास आ गया W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये अपने पास 3 नंबर समीकरण, ये अपने पास थे 4 और ये थे अपने पास 5। ये अपने पास कार्य ऊर्जा के सूत्र आ गए बेटा, ये विद्युत ऊर्जा के क्या है सूत्र। इन सभी का मात्रक जो है बेटा एसआई पद्धति में विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है वो अपने पास क्या है बेटा, जूल। ये सभी जूल में आएगी। एसआई पद्धति में विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है बेटे। अब आता है बेटा अपने पास जूल के नियम। जूल ने क्या कहा था कि जब अपने किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसने क्या किया था, जूल ने विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा में एक संबंध स्थापित किया था बेटा। तो जूल के अनुसार कार्य जो होता है बेटा वो उत्पन्न ऊष्मा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जूल के अनुसार अपने पास कार्य जो होता है वो उत्पन्न ऊष्मा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जूल के अनुसार W इज प्रोपोर्शनल टू H, W इज इक्वल टू होता है बेटा JH। J एक समानुपाती नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J जो है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है, यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। इसका मान, J का जो मान होता है बेटा वो 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है बेटा, जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका मान जो है जो कितना है 4.18। मोस्टली अपने इसको 4.2 यूज़ करेंगे, जब अपने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसको 4.2 यूज़ करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है वो है 4.18 जूल पर कैलोरी। इसकी कोई विमा नहीं होती, ये विमाहीन होता है, लेकिन मात्रक है इसका, ये ध्यान रखना है, जूल प्रति कैलोरी। अब अपने अगर ऊष्मा ज्ञात करनी हो तो H इज इक्वल टू आ जाएगा W अपॉन J। अब ये किस में आएगा बेटा, कैलोरी में आएगा। अब ये सारी वैल्यूज किस में आएगी, कैलोरी में, क्योंकि अपने पास इसका मात्रक है जूल, इसका मात्रक है जूल प्रति कैलोरी। कैलोरी ऊपर चला जाएगा, जूल से जूल मात्रक कट जाएगा तो कैलोरी आ जाएगा। अब इसमें अपने समीकरण 3, 4, 5 से मान रख दें तो H का अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे VIT अपॉन अपने पास J कैलोरी। दूसरा अपने पास आ जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT अपॉन J कैलोरी। तीसरा अपने पास आ जाएगा बेटा H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन RJ कैलोरी। ये अपने पास इसके 3 फॉर्मूले अपने पास आ जाएंगे। ये कैलोरी में अपने पास क्या आ गई, यानी ऊष्मा आ गई कि कितनी ऊष्मा इसमें उत्पन्न हुई।
ये अपने पास विद्युत ऊर्जा का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, जूल होगा। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा जो है बेटा, विद्युत ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक है बेटा। विद्युत ऊर्जा का क्या है, व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है बेटा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक अपने पास क्या है, किलोवाट घंटा है। इसे क्या कहते हैं बेटा, यूनिट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, यूनिट कहते हैं। और आजकल इसका नया नाम है बेटा BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो अपने घरों में बिल आता है बेटे, वो बिल यूनिट में आता है, वो किलोवाट घंटा ही होता है। और इसका नया नाम जो है वो है अपने पास क्या, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस पे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो अपने पास 1 यूनिट बराबर अपने पास है 1 किलोवाट घंटा बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, किलो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 3 गुणा वाट। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं बेटा, तो 3600 सेकंड ये अपने पास आ गया बेटा 3.6 गुणा 10 की पावर 6, ये आ जाएगा वाट इंटू सेकेंड। ये अपने पास आ जाएगा बेटा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यानी 1 किलोवाट घंटा जो है बेटा वो अपने पास किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो ये था बेटा विद्युत ऊर्जा। अब आता है बेटा अपने पास विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति। वैसे सिंपल सा अपने जानते हैं बेटा शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की जो दर होती है, उस दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। वैसे भी अपने जानते हैं बेटा शक्ति जो है वो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। यहाँ अपने विद्युत शक्ति पढ़ रहे हैं तो अपनी परिभाषा इस तरह से होगी बेटा, विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा, विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं, किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की जो दर होती है उस दर को क्या कहते हैं बेटे, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति अपने पास क्या आ जाएगी बेटा, विद्युत शक्ति इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कार्य या ऊर्जा लिख सकते हैं बेटा, कार्य बटा समय, ऊर्जा बटा समय भी लिख सकते हैं, कार्य बटा समय। शक्ति को P से लिखते हैं, P इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा W बटा T, P इज इक्वल टू आ जाएगा W बटा T। समीकरण 3, 4 और 5 से अगर मान रखें, समीकरण 3 से मान रखें तो P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या, VIT अपॉन T, T से T कैंसिल हो जाएगा बेटा VI। एक तो फॉर्मूला शक्ति का अपने पास ये आ गया। समीकरण 4 से बेटा, 4 से अगर मान रखें तो अपने पास आ जाएगा P इज इक्वल टू I² RT अपॉन अपने पास आ गया T से T कैंसिल, ये अपने पास आ जाएगा बेटा I² इंटू R। तीसरा अपने पास आ जाएगा बेटा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से अपने पास आ जाएगा क्या बच्चे, P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V² अपॉन R इंटू T, ये अपने पास आ जाएगा V² अपॉन R।
ये अपने पास विद्युत शक्ति के 3 सूत्र ये आ जाएंगे बेटा, VI² और V²/R। ये विद्युत शक्ति यानी विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की जो दर होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। SI पद्धति में विद्युत शक्ति का मात्रक, SI पद्धति में विद्युत शक्ति का मात्रक, SI पद्धति में विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक बेटे वाट होता है। वाट W से लिखते हैं बेटा। SI पद्धति में विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो क्या है, वाट है। और इसको किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे बेटा। W वाट जो है वो एक छोटा मात्रक होता है। इसको कई बार किसमें किलोवाट, मेगावाट इस तरह से व्यक्त कर दिया जाता है। 1 किलोवाट जो है बेटा वो 10⁻³ वाट के बराबर है बेटे, और 1 मेगावाट जो है वो 10⁶ वाट के इक्वल है। अब इसकी विमा क्या है, विमा अपने पास क्या आ जाएगी बेटा, शक्ति अपने पास थी कार्य बटा समय, तो P की विमा बराबर आ जाएगी W की विमा यानी कार्य की विमा अपोन अपने पास आ जाएगा बेटा T की विमा, समय की विमा। अपने पास कार्य की विमा है बेटे M1 L2 T-2 और समय की विमा है T1, तो इसकी विमा बन जाएगी M1 L2 T-3। ये अपने पास विद्युत शक्ति की विमा हो जाएगी। विद्युत शक्ति का एक व्यावसायिक मात्रक है बेटे हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है बेटा, व्यावसायिक मात्रक है। व्यावसायिक मात्रक क्या है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP हॉर्स पावर जो है बेटा वो 746 वाट के इक्वल होती है। ये याद रखना है बेटा। 1 अश्व शक्ति जो है वो किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। तो ये था बेटा अपने पास 2 टॉपिक, अपने सिंपल से टॉपिक थे, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। अब अपने करते हैं बेटे प्रतिरोधों का संयोजन। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है बेटा। अपने को क्या करना है, इन संयोजनों के लिए अपने 2 तरह का संयोजन कैसा पढ़ेंगे बेटा। एक अपने पास है श्रेणी संयोजन और एक है समांतर संयोजन। इन संयोजनों के लिए अपने तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है बेटा। प्रतिरोधों का क्या पढ़ेंगे, संयोजन पढ़ेंगे बेटे। प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से करते हैं और अपने उनके तुल्य प्रतिरोध का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को 2 तरह से संयोजित किया जाता है। एक है बेटा श्रेणी संयोजन और एक है इनका समांतर संयोजन। अपने को क्या करना है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है और समांतर संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। पहले अपने देखते हैं बेटा प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन बिल्कुल आसान सा है बेटा। बस एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जो अपने इनकी डेफिनेशन करेंगे उस डेफिनेशन को अच्छी तरह से गौर करना है बेटा। क्या होता है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन बेटे जिसमें सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर उनके मानों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। सिंपल सा याद रखना बेटा कि सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा बहेगी, परंतु उनके सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होगा, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, जिसमें सभी प्रतिरोधों में
समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है परंतु उनके सिरों के मध्य विवांतर प्रतिरोधों के मानों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन जो है वो प्रतिरोधों का क्या कहलाता है? श्रेणी संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन बेटे जिसमें सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा बहती है, परंतु प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विवांतर जो है वो उनके मानों के अनुसार भिन्न भिन्न हो, तो उससे क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। एक परिभाषा और है बेटा कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धनागर से, प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, इस तरह से संयोजन के अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगर बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ दिया जाए तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब देखिए बेटा, अपने 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास R1, R2 और R3, ये 3 प्रतिरोध है बेटा। इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अपने पास एक प्रतिरोध है बेटा जिसकी वैल्यू है R1, एक अपने पास प्रतिरोध है बेटा जिसकी वैल्यू है अपने पास R2, और एक अपने पास प्रतिरोध है बेटा जिसकी वैल्यू है R3। तो दूसरी जो परिभाषा बोली थी मैंने, उसके हिसाब से अपने इनको कनेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा था प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धनागर से जोड़ दिया जाए। देखिए बेटा, प्रतिरोधों में कोई सिरा नहीं होता प्रथम दूसरा, आप एक सिरे को जोड़ दोगे वो प्रथम सिरा बन जाएगा। इसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दिया, इस दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दें। अब ये संयोजन का अंतिम प्रतिरोध है, इसके दूसरे सिरे को बैटरी के किस से जोड़ दें? ऋणाग्र से जोड़ दें, तो इसे प्रतिरोधों का क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन कहते हैं। बैटरी का जो विभवांतर है वो अपने पास है V, इससे परिपथ में I प्रबलता की धारा बहती है जो सभी प्रतिरोधों में समान होगी, यानी सभी प्रतिरोधों में I प्रबलता की धारा प्रवाहित होगी। अगर समान प्रबलता की धारा बहती है तो ये क्या कहलाता है? श्रेणी संयोजन कहलाता है। प्रथम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर अपने पास आ जाएगा बेटा V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर अपने पास आ गया V2, और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर अपने पास हो गया V3। ये जो परिभाषा है उसके अनुसार दोबारा देखिए प्रत्येक प्रतिरोध में समान प्रबलता की धारा बह रही है, परंतु प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो इनके मानों के अनुसार भिन्न भिन्न है, तो इससे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब अपने क्या करते हैं बेटे, ओम का नियम लगाकर इन प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। ओम का नियम लगाएंगे बेटा, और ओम का नियम लगाकर प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। देखिए, प्रथम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, प्रथम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा IR1। दूसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ये अपने पास आ जाएगा बेटे V2 इज इक्वल टू IR2। तीसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ये अपने पास आ जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। प्रथम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर आ जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1, दूसरे के लिए आ जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2, और तीसरे के लिए आ जाएगा V3 इज इक्वल टू IR3। कुल विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। कुल विभवांतर जो है बेटा
वो बैटरी के विभवांतर यानी V इज इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2 प्लस क्या आएगा V3। कुल विभवांतर जो है वो बैटरी के विभवांतर के इक्वल होगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या आ जाएगा V3। ये मान रख दें तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये अपने पास आ जाएगा बच्चे V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपने पास आ गया बेटा समीकरण नंबर दे देते हैं 1। V अपॉन I इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अब क्या करें बेटा, क्योंकि अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यदि इन प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए जिससे परिपथ में धारा और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, तो उससे क्या कहते हैं तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। यानी इन सभी को हटा दिया जाए और इनकी जगह अपने क्या करें एक ही प्रतिरोध जोड़ दें बेटा, ऐसा प्रतिरोध जिससे परिपथ में धारा और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं तुल्य प्रतिरोध RS नाम देंगे। S मतलब श्रेणी के लिए है, सीरीज के लिए है। अपने पास क्या है, यदि इन प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए जिससे परिपथ में धारा और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, तो इसे तुल्य प्रतिरोध RS कहते हैं बेटा। तो इस तुल्य प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगा दें बेटा। प्रतिरोध के लिए V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IRS। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IRS। इससे अपने पास आ जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू आ गया बेटा RS। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अपने राइट हैंड साइड को बराबर रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया बेटा अपने पास। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया। तो श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो है बेटा वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, तथा तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। दोबारा सुनिए बेटा इस चीज़ को, श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, तथा तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। जैसे अगर R1 1 ओम का है, R2 2 ओम का है और R3 3 ओम का है, तो RS जो है वो अपने पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 = 6 ओम। देखिए सबसे बड़ा था 3, अपने को मिल रहा है 6, तो इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। अब बेटे यदि अपने पास R1 R2 R3 Rn मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, तब तुल्य प्रतिरोध अपने पास आ जाएगा RS = R1 + R2 + एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा Rn। तब अपने पास तुल्य प्रतिरोध का मान ये आ जाएगा। मतलब सभी प्रतिरोधों को योग करना है बेटा, जोड़ना है अपने को। अब अपने पास है यदि R1 = R2 = R3 एंड सोन = Rn बराबर R हो, तो यानी सभी प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा वो सभी प्रतिरोध समान हों, तब अपने पास आ जाएगा RS = यह जगह R एंड सोन n बार आ जाएगा। और जब इनका योग करेंगे बेटे तो RS = अपने पास आ जाएगा n × R। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया अपने पास, लेकिन ये तब लागू होगा जब सभी प्रतिरोध समान हों और श्रेणी क्रम में जुड़े हों। सभी प्रतिरोध समान हों तो एक प्रतिरोध का मान लेना बेटा गुणा उस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों की संख्या। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों की संख्या को एक प्रतिरोध के मान से गुणा कर देंगे तो अपने पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा बेटा। अब बात आती है बेटा कि श्रेणी संयोजन का उद्देश्य क्या है, अपने क्यों काम में लें श्रेणी क्रम। श्रेणी संयोजन का उद्देश्य क्या है, श्रेणी संयोजन किया है अपने प्रतिरोधों का, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है।
किस लिए अपने इसको प्रयुक्त करें श्रेणी संयोजन को? इसके दो रीज़न है बेटा। पहला तो अपने पास अपने को ये है कि जो प्रतिरोध अपने पास उपलब्ध है उन प्रतिरोधों से अगर उच्च प्रतिरोध अपने को चाहिए, जो प्रतिरोध अपने पास है उनसे उच्च मान का प्रतिरोध चाहिए, तो अपने श्रेणी क्रम का उपयोग करेंगे। यानी उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उपलब्ध प्रतिरोधों से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अपने श्रेणी संयोजन का उपयोग करते हैं। सेकंड जो है बेटा, अपने क्या करते हैं, विवांतर देखा था अपने, विवांतर का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो विवांतर का विभाजन करने के लिए, विवांतर का विभाजन करने के लिए जब अपने श्रेणी संयोजन करते हैं बेटा, तो विवांतर का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है बेटा। तो ये दो इसके पर्पज हैं बेटे। तो श्रेणी क्रम याद रखिए बेटा कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम में, वो किसके बराबर होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के मानों के योग के बराबर होता है बेटा। दूसरा अपने पास आता है बेटा प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है? प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है? प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है? देखिए बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। समांतर संयोजन क्या है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विवांतर समान होता है, परंतु प्रतिरोधों में धारा जो है वो उनके मानों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रवाहित होती है, इसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। यहाँ विवांतर समान होगा बेटा, पीछे श्रेणी संयोजन जो आपने पढ़ा है उसमें धारा समान थी, तो ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन, संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा, समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रतिरोधों के सिरों के मध्य, प्रतिरोधों के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विवांतर, विवांतर उनके मानों के अनुसार, उनके मानों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा बेटे कि ऐसा संयोजन है जिसमें सभी, गलत लिख दिया बेटा मैंने, ऐसा संयोजन जिसमें सब, ये तो मैंने श्रेणी संयोजन की डेफिनेशन लिख दी, सॉरी बेटे, ये मैंने श्रेणी संयोजन की लिख दी बेटा, सॉरी, दोबारा देखिए बेटा। समांतर संयोजन ऐसा संयोजन होता है बेटा जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विवांतर समान होता है। ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन, संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य, सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विवांतर समान होता है, विवांतर समान होता है, समान होता है, परंतु धारा प्रतिरोधों के मानों के अनुसार, प्रतिरोधों के मानों के अनुसार, मानों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। समांतर संयोजन कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाता है। विवांतर समान होगा बेटा, धारा जो है वो भिन्न भिन्न होगी।
अब दूसरी परिभाषा और है बेटा इनकी, वो अपने पास ये है कि जब सभी प्रतिरोधों के एक ओर के सिरों को एक बिंदु से तथा दूसरे ओर के सिरों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए और इन दोनों बिंदुओं को अगर बैटरी से जोड़ दें तो इसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। इसके लिए अपने मान लेते हैं कि अपने पास R1, R2 और R3 ये 3 प्रतिरोध है बेटा। इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अपने पास क्या है, एक प्रतिरोध है बेटा जिसका मान R1 है, एक दूसरा प्रतिरोध है बेटे जिसका मान अपने पास R2 है, तीसरा जो प्रतिरोध है बेटा इसका मान अपने पास R3 है। अपने ये कह रहे हैं बेटा कि इनके एक ओर के सिरों को एक बिंदु से जोड़ दें। ये एक ओर के सिरों को एक बिंदु A से जोड़ दिया, दूसरे ओर के सिरों को एक दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया बेटा, और इन दोनों बिंदुओं को अपने किससे जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें। इन दोनों बिंदुओं को किससे जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो इसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। देखिए बेटा, अब क्या होता है, समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। धारा I बहती है बेटा, वो इसमें से I1, इसमें से I2 और इसमें से I3, इनके मानों के अनुसार भिन्न भिन्न यहाँ वापस B बिंदु पर धारा संयुक्त होती है और बैटरी में से फिर से I धारा का प्रवाह होता है। अब बेटा सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान क्यों है? समान इसलिए बेटा कि अपने पास विभवांतर जो होता है वो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होता है। ये जो कार्य है बेटा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करके उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो A से B तक एकांक धनावेश को ऐसे ले जाएं, चाहे इस पथ से ले जाएं, चाहे इस पथ से ले जाएं, तीनों ही पथों में किया गया कार्य समान होगा, तो विभवांतर क्या हो गया, समान हो गया। अब बेटा अपने ओम का नियम लगा के अपने क्या करेंगे, प्रथम जो प्रतिरोध है बेटा, ओम का नियम लगा के क्या करेंगे, प्रथम प्रतिरोध के सिरों के मध्य प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे। प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा V/R1। दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 इज इक्वल टू आ जाएगा V/R2। तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ये अपने पास आ जाएगी बेटा I3 इज इक्वल टू V/R3। कुल धारा अपने पास आ जाएगी बेटा क्या, कुल धारा I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस अपने पास आ जाएगा I3। I1 I2 I3 की मान रख दें बेटा, तो I इज इक्वल टू अपने पास आ गया V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये अपने पास आ जाएगा बेटा I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको दे देते हैं बेटे समीकरण नंबर 1। ये अपने पास आ गया बेटा I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब बेटे इन तीनों प्रतिरोधों को यहाँ से हटा दें और इनकी जगह एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें जिससे परिपथ में धारा और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, तो उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। यदि इन प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाए जिससे परिपथ में धारा और विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे, तो इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। RP नाम देंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर संयोजन है। इसमें धारा I और प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V है। तो इस तुल्य प्रतिरोध के लिए जब ओम का नियम लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध के लिए अपने पास आ जाएगा बेटा V इज इक्वल टू I/RP। अपने को क्या चाहिए बेटा, I/V चाहिए, या I/V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/RP, समीकरण नंबर 2।
अब देखिए बेटा, समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बेटा, तो ये राइट हैंड साइड को बराबर रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएगा, 1/rp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 3। अब ध्यान से सुनिए बेटा, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है बेटा, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है तथा तुल्य प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। दोबारा सुनिए बेटा, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। देखिए, अगर R1 अपने पास 1 ओम, R2 इज इक्वल टू अपने पास 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 3 ओम हो और इनको अपने समांतर क्रम में जोड़ें तो 1/rp अपने पास आएगा बेटा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 6 आ गया बेटा, 6 प्लस 3 प्लस 2 9 2 11 11/6। आरपी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा 6/11.55 के लगभग। और सबसे छोटा क्या था 1 ओम, लेकिन जब समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया तो अपने को इससे भी छोटा मान प्राप्त हुआ है। अब आता है बेटा, यदि अपने पास n प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है जिनके मान अपने पास क्या है R1 R2 एंड सो ऑन Rn, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध अपने पास आ जाएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/rn। अब बेटे, यदि ये सारे प्रतिरोध एक जैसे हों, एक जैसे मतलब एक जैसे मान के हों, यदि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R हो तो सभी प्रतिरोधों के मान एक जैसे हों, तब अपने पास क्या आ जाएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस एंड सो ऑन n बार। ये अपने पास आ जाएगा 1/rp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे n/r, rp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे r/n। एक प्रतिरोध का मान बटा समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों की संख्या, कब, जब सभी प्रतिरोध जो हैं वो समान मान के हों। अगर अपने पास मोस्टली अपने पास क्या होता है बेटा, समांतर संयोजन में 2 प्रतिरोध जुड़े होंगे, प्राय ऐसा होगा R1 और R2 2 ही प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। फिर अपने इस विधि से न करके इसका एक सीधा फॉर्मूला निकाल लेते हैं 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यह जगह 1/rp इज इक्वल टू इसका लघुत्तम आ गया बेटा R1 R2, ये अपने पास आ जाएगा R1 प्लस R2 और rp इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर अपने ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे सीधा सा, जब 2 ही प्रतिरोध क्या हों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। अब आता है बेटा कि इसका उद्देश्य क्या है, समांतर संयोजन का उद्देश्य क्या है। समांतर संयोजन का उद्देश्य है बेटा उपलब्ध प्रतिरोधों से कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करना, कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करना, प्रतिरोध प्राप्त करना। उपलब्ध प्रतिरोधों से कम मान का अगर प्रतिरोध प्राप्त करना है बेटे तो अपने समांतर संयोजन का उपयोग करेंगे। अब बात ये आती है बेटा, क्या सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे या सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे? ऐसा नहीं होता है। विद्युत परिपथ में इनकी मिक्सिंग होती है, कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो सकते हैं, कुछ प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में हो सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा।
अपने पास इस तरह के सर्किट आएंगे बेटा, जिससे अपने पास ये R1 है, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध है बेटा, ये अपने पास R4 प्रतिरोध है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, ये A और B दो बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इसमें श्रेणी संयोजन भी है, समांतर संयोजन भी है। अपने को क्या करना है, A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दो ही प्रतिरोध है बेटा, तो सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला था R2 R3 अपोन अपने पास आ जाएगा R2 प्लस R3, इनका संयोजन ये आ जाएगा। तो ये सर्किट अपने पास ये बन जाएगा बेटा, ये R1 हो गया, ये आ गया बेटा R2 R3 अपोन R2 प्लस R3, ये अपने पास है R4। अब अपने को A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो अपने पास RAB, अब ये सारे श्रेणी में हो गए बेटा, तो अपने पास आ जाएगा R1 प्लस R2 R3 अपोन R2 प्लस R3 प्लस अपने पास आ जाएगा बेटा R4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, R2 प्लस R3 अपने पास एलसीएम आ जाएगा और इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अपने पास क्वेश्चंस में आता है बेटा। तो ये था बेटा अपने पास क्या, विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत शक्ति क्या थी, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। प्रतिरोधों को विद्युत परिपथ में अपने दो तरह से संयोजित करते हैं, एक श्रेणी संयोजन बेटे और एक समांतर संयोजन। वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।